तौसीफ मीर ने यह भी दावा किया कि कुछ लोकल कारोबारी ने उन पर दबाव बनाया जो कि प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर ठुकरा दिया। उनके मुताबिक कंपनी का मकसद सस्ती और असल चीज़ें मुहैया कराना है, न कि मुनाफा बढ़ाना। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी लेह के नौजवानों को रोज़गार देने और इलाके की मौशी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो ग्राहक और सलानी दोनों बढ़ेंगे और फ़ायदे पूरे बाजार को पहुंचेगा। आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्केट जल्द ही इंक्लूसिव ग्रोथ और कामयाब कारोबार की गवाह बनेंगे और इसके अलावा मीर सेल्स कॉरपोरेशन भी अपना किरदार निभाएगा। यकरोज से हम देख रहे हैं कि लेह के बाज़ारों में एक शख्स के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और उनका नाम है तौसीफ अशरफ मीर। लेह मार्केट के ताजरों का मानना है कि तौसीफ अशरफ मीर की तरफ से जो चीज़ें इस मार्केट में बेची जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पे मार्केट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो बात नज़र आ रही है वो रेट्स को लेकर है कि जिन रेट्स पे तौसीफ अशरफ मीर चीज़ों को बाज़ार में बेच रहे हैं वो बाज़ार के मामूल के मुताबिक नहीं है। और उनका मानना है कि इससे बाज़ार को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस सब पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे स्क्रीन पे तौसीफ अशरफ मीर हैं, जिनका मैं आपके साथ इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ। तौसीफ साहब जी, आपके बारे में यकरोज से एहतजाज चल रहा है। इनफैक्ट आज भी जो लेह का बाज़ार है वो बंद है। कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप वहाँ पे बेचना चाहते हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट में वो मार्केट के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है, जिसको लेकर आपके खिलाफ वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, एहतजाज जो वो कर रहे हैं उनको भी पता है कि किस चीज़ का एहतजाज है। एहतजाज इस चीज़ का है कि भैया आप सस्ता मत बेचो, महंगा बेचो। दैट इज़ व्हाट कैन आई से। वो ठीक बात तो नहीं है। आपको भी पता है कि हर कोई चाहता है, अगर आपके पॉकेट में 5 रुपये हो या 50 रुपये हो, आप भी चाहते हो कि मैं 5 रुपये की चीज़ खरीदूं। आप निराश नहीं होने चाहिए कि 5 रुपये मेरे पास है, 5 रुपये में कुछ आएगा नहीं। हमारा मोटिव ये है कि जितना भी आपके पास बजट हो उसमें आपका पूरा कवर हो जाए। अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि उनको चीज़ें अगर महंगी बेची जा रही हैं तो उस पर दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं तो उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है? तो ये तो एक फंडामेंटल राइट्स का मसला है। अंडर आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस एन प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कहीं भी हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, हम एक ऐसे कंट्री में है जहां हम किसी भी स्टेट में हम काम कर सकते हैं। हमें कोई रेस्ट्रेन नहीं कर सकता है सिवाय लीगल बॉडीज़ के। तो जो कानूनी दावपेच होते हैं, चाहे हम रजिस्ट्रेशंस की बात करें या जो एक रेगुलेटरी एक अथॉरिटी होती है, बाज़ार की जो मॉनिटरिंग जो एक बॉडी होती है, क्या उनके साथ इस बारे में पूरी चीज़ों को फर्निश किया गया है तब आपने एस्टैब्लिशमेंट अपनी शुरू की थी वहाँ पे? देखिए, हमारा कोई मार्केट का कोई एसोसिएशन का, मर्चेंट का जो एसोसिएशन का कोई हमारे पास आया नहीं है। शॉप जो हमारा शोरूम है उससे पहले, बनाने से पहले कोई आया नहीं है। ये अचानक बीच में ही मैंने न्यूज़ सुनी है। मेरे को भी परसों ही पता लगा। तो ऐसे मसला है। ये मुझे बताया कि आपने जब अपना बिजनेस वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया तो कब किया, क्या रजिस्ट्रेशंस उस पर्टिकुलर रीजन की आपने निकाली हैं जिसके बाद आपने अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शुरू की? ये सीधी बात है कि जो सामान 1200-1300 में मिलता है, अगर वही सामान, उससे बेस्ट सामान हम वही 500-600 में दें तो हर किसी को बेनिफिट रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बूस्ट हो हर किसी का ट्रेड, चाहे हम लद्दाख में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, किसी भी स्टेट में है, हर किसी स्टेट का, हमारी इस कंट्री का बिजनेस डेवलप हो। मेरा एम तो वही है कि जितना हम सस्ता बेचेंगे, जितना हम वॉल्यूम में बेचेंगे, उतना लोगों को फ़ायदा मिलेगा। राइट, क्योंकि आपने कहा कि जो चीज़ 1200 में बेची जा रही है उसको मैं 500 में भी बेच सकता हूँ। तो क्या आप अपना जो प्रॉफिट है, क्योंकि बिजनेसमैन पहले अपने प्रॉफिट को देखता है, अपने बिजनेस की और ज़्यादा फ्लोरिशिंग को देखता है, तो क्या उस मोड पे, उस पेमेंट पे भी आप अपने बिजनेस को अच्छा होते हुए नजर आएंगे आप? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ एक एम होता है, गोल होता है हर किसी का एक लाइफ में। मेरा भी गोल है कि लोगों को फ़ायदा मिले। सबसे बड़ी चीज़, प्रॉफिट हम सेकेंडरी पॉइंट पे रखें, पहले हर किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए। एवरी पर्सन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम माई बिजनेस। मेरा वो चाहता हूँ। और यूथ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो हमारे इस बिज़नेस से बिल्कुल मिट जाए। तो ये मुझे बताएं कि जो आपने वहाँ पे अभी एस्टैब्लिशमेंट शुरू की है, तो जो वहाँ पे लोग मुलाजिम आप रखेंगे तो वो कहाँ से आने वाले थे? क्या वो कश्मीर से थे कि आप वहीं से उनको लेकर आए? हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लेह के रहेंगे और बिल्कुल वो लेह के ही थे। तो हम चाहते थे कि उधर का यूथ भी कुछ करे, हमारे साथ शाना बशाना मिल के अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करे। और इंशाल्लाह मेरा एम भी है आगे यही सब होगा। कारोबारियों की फिर नाराज़गी किस बात से? कारोबारियों की नाराज़गी इस बात से है, क्या कह सकते हैं, ये मर्चेंट एसोसिएशन जो है उनकी नाराज़गी है कि आप
सस्ता मत बेचिए, महंगा बेचिए। ये एक बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। क्या इस बात का कहीं पे कोई सबूत है जिससे आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपसे कि आप सस्ता मत बेचिए, महंगा बेचिए? और अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि हाई प्रॉफिटेबल मार्जिन। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो सभी चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं, या अगर इस तरह की सूरत रही है तो कभी ना कभी तो किसी ने इसको लेकर अपनी ग्रीवेंस रखी होगी टूरिस्ट ने या कहीं से भी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, शाना बशाना है। लीगली जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स हमारे चाहिए थे वो हमने बिल्कुल प्रोवाइड आज सवेरे कर दिए हैं। वी आर व्हाट कैन आई से, लीगली हमने बिल्कुल सारा मतलब गवर्नमेंट के साथ अब पूरे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया है, बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। तो आप चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पे थम जाए और जो लह का बाजार है वो फिर से उसी तरह से गहमा गहमी में नजर आए? बिल्कुल मैं वही चाहता हूँ कि लह का बाजार भी खुल जाए, और हमारे मर्चेंट एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट्स वगैरह है उनसे भी है कि वो बाजार खोल दे, बेहतर वही रहे। हमारे साथ तौसीफ अशरफ मीर साहब थे। इनका मानना है कि अभी तो एक मनमुटाव चल रहा है, नाराज़गियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे जो कानूनी दाव पेच हैं वो भी अभी रखे जा रहे हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि लेह का बाज़ार फिर से उसी तरह से चमक दमक में उसी तरह से अपना कारोबार करे, उसी तरह से फूले फले। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल बनी है, कोशिश यही की जा रही है कि इस सूरत हाल को एक आपसी भाईचारे के ज़रिए निपटाया जाए। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। और उधर पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंदल ने मनकोट तहसील ऑफिस में आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत मनकोट को जम्मू डिवीज़न में पहला और कौमी सतह पर 9वां रैंक हासिल होने पर अफसरान और फील्ड वर्कर्स को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मनकोट और आसपास के गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया और अफसरान को इलाके की परेशानियों से आगाह कराया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर के अलावा ADDC, SDM, मेंढा, तहसीलदार और BDO और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर ज़्यादातर लोगों ने इलाके में पानी, बिजली सप्लाई, सड़कों की मरम्मत, तामीर और अस्पताल और स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ ही बंकरों की तामीर का मुद्दा उठाया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी सभी शिकायतों को तरजीह बुनियाद पर हल की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान और फील्ड वर्कर्स पर जोर दिया है कि बैंकिंग, हेल्थ और वाटर सप्लाई को लेकर के जो कमियां हैं उनकी शिकायत दूर करके उसे फ़ौरन बेहतर किया जाए। वाज़ेह है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का मकसद दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की शिकायतें सुनना और दूर करना है। इसके तहत सीनियर अफसरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और उस हिसाब से उस मसले को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वाला चक्कर नहीं है, चक्कर अभी वो इसमें अमाउंट 11 लाख सारा है, तो 11 लाख में 2.5 लाख इनको दे दो, कटे और गर्मियों में स्कूलों के वक्त को लेकर के उठी आवाज़ अब सरकार तक पहुंचने लगी है। वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्कूल टाइमिंग को लेकर के लगातार मशवरे और मांगे मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। स्कूलों में AC की सहूलत को लेकर के उन्होंने साफ किया है कि सभी 28,000 सरकारी स्कूलों में AC लगाना नामुमकिन है, लेकिन हालात को देखते हुए स्कूल का वक्त ज़रूर दोबारा तय किया जाएगा। सकीना ईटू ने यकीन दिलाया है कि बच्चों की सहूलत को सबसे पहले रखा जाएगा। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बहुत देर से हम सब दुआ करते थे कि बारिश आ जाए, और इतनी गर्मी जो शायद मुझे लगता है पहले कश्मीर में कभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है हाई नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें आ गई हैं, मौसम में काफ़ी तब्दीली आई हुई है। और अब जो ये टाइमिंग जो सुबह मॉर्निंग की हमने रखी थी क्योंकि गर्मी की वजह से, और हमारा मकसद यही है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया ना हो, तो क्योंकि ऑलरेडी एकेडमिक सेशन भी चेंज हुआ है। एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं। अब 2 ही महीने अगस्त सितंबर, क्योंकि अभी तो हम मिड जुलाई में आ गए, बच्चे हैं पढ़ाई के, तो इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन बहुत सारे इसमें सजेशंस आ रहे हैं। और टेरर मुखालिफ कार्रवाई के तहत कुपवाड़ा इंतजामिया ने पाकिस्तान में मौजूद हिज़्बुल मुजाहिदीन और जमातुल मुजाहिदीन के कमांडर गुलाम रसूल शाह की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुलाम रसूल पिछले कई साल से पाकिस्तान में मौजूद है और वहीं से इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की साजिश कर रहा है। उसके खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुकामी इंतजामिया ने UAPA के तहत पीर मोहल्ला, चंडीगाम, लोलाब में गुलाम रसूल की 5 कनाल और 3 मरला अराजी को ज़मीन को सील कर दिया है। इसके तहत जब्त शुदा जायदाद की खरीद और फरोख्त नहीं की जा सकती।
पुंछ जिला जेल में उस वक्त हलचल मच गई जब कुछ कैदियों के दरमियान मामूली तकरार की वजह से हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। इस झगड़े में एक कैदी मुदस्सिर अहमद जख्मी हो गया है, जिसे फौरन अस्पताल की निगरानी में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। मेडिकल अफसरान के मुताबिक जख्मी कैदी की हालत अब खतरे से बाहर है, उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा आपसी कहासुनी के बाद अचानक शुरू हुई और उसके बाद जेल स्टाफ ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाया। जिला इंतजामिया ने पूरे वाक़े की इंटरनल जांच शुरू कर दी है ताकि झगड़े की असल वजह पता की जाए, सिक्योरिटी में किसी किस्म की चूक का पता लगाया जा सके। जिला इंतजामिया और सीनियर पुलिस अफसरान ने जेल का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। वो पुलिस पार्टी ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ इमरजेंसी में लाया, उसको कुछ जो है वो लड़ाई करके तो जिस्म पर थोड़े उसके जख्म आए हुए थे और बाजू पर एक जख्म था जिससे खून निकला था। तो हमारे जो है सर्जन साहब ने जो है उनको चेकअप करके उसके जो है वो स्टिच लगा के उसकी पट्टी करके फर्स्ट एड करके उसको जो है स्टेबल किया। तो अभी भी वो हमारे जो है ज़ेर इलाज है, हमारे पास दाखिल है। अभी हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। तो जैसे वो ठीक हो जाएगा तो हम जेल अथॉरिटी के जो हमारे पुलिस पार्टी आई है उसको जो है उनको जो है उनके हवाले कर देंगे। उधमपुर जिले के रामनगर तहसील के छतरेड़ी गांव में एक अफसोसनाक खबर सामने आई। यहां बारिश के बाद लैंडस्लाइड में खातून की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 40 साल की रेफा बानो जो अपने मवेशी चराने पहाड़ पर गई हुई थी, उसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आ गिरा, सीधे उन्हें आकर लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खातून ने वही मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही घर वाले और गाँव वाले मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से रेफा बानो की लाश को बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची, पंचनामा किया और मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ रास्ते पे जा रही थी और ये उसके जूते गिरे हुए हैं, इधर ये उसकी चादर गिरी हुई है। उसके परिजन जो हैं रो कर बदलाव कर रहे हैं। हम चाह रहे, इधर उसकी लड़कियाँ हैं, छोटा बच्चा है। और मंशियात मुखालिफ मुहिम यानी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के तहत कुलगाम पुलिस ने आज एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बड़ी तादाद में नशीली अशिया बरामद हुई है। मुलजिम की शिनाख्त वसीम अहमद डार के तौर पर हुई है, जो शादाब करावा का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की है और रेह में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। उसके कब्जे से 5.5 किलोग्राम के करीब पोस्ते की बोरे बुरादे बरामद हुए हैं और मुलजिम ने NDPS एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुलजिम के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। साल 2009 एक ऐसा साल जहां पे डल झील को साफ रखने के लिए और महफूज रखने के लिए सैकड़ों खानदान वहां से बेदखल किए गए थे। उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ रक़ाए अर्द कॉलोनी बडगाम में बसाया गया था और उस वक्त वादे किए गए थे कि ये कॉलोनी पूरी तरीके से तरक्याती और पूरा डेवलप होगा, जिसमें तमाम बुनियादी सहूलतें होंगी। सड़कें, ड्रेनेज, स्कूल, सेहत सहूलियात, अस्पताल सब मौजूद होंगी। लेकिन आज करीब 15 साल के बाद भी यहाँ के बाशिंदे उन सहूलतों से महरूम हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि बरसात के मौसम में चलना मुश्किल है और कॉलोनी में न सही ढंग से ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स और ना ही कोई मुनासिब सफाई का सिस्टम। कई बार शिकायतें की गई, दरख्वास्त दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि डल के किनारे से हटाकर उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने का जो सपना दिखाया गया था आज भी अधूरा है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि जल्द इस कॉलोनी में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए ताकि इज्जतदार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर की जा सके। कि हम डल वाले हैं, डल लिवलर्स हैं, तो हमें यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया है 2009 से। तो 2009 से जब यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया है तो तब से यहाँ फैसिलिटी नहीं दी है, बेसिक जो फैसिलिटी है वो नहीं दी गई है, जिसमें मेन जो फैसिलिटी है वो पावर की है या पानी की है या रोड की है, ड्रेनेज की है। मगर जो दो है उनमें फैसिलिटी दी गई है ड्रेनेज की, मगर वो ड्रेनेज भी फ्लॉप है क्योंकि वो उसमें अवर हो रहा है कि थोड़ी सी भी बारिश अगर पड़ रही है तो यहाँ रोडों पर पानी होता है, ड्रेनेज के ऊपर होता है तो अवर हो रहा है। तो हमने बहुत बार कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी तक हम पहुँच गए हैं, LG के पास पहुँच गए, हम VC के पास पहुँच गए, लेकिन हमारी बात को गौर नहीं किया जा रहा है, हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। उससे तो ये अभी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अभी भी जमा है यहाँ पानी, क्योंकि यहाँ जो ये ऑलरेडी जो ड्रेनेज सीवरेज है वो ब्लॉक था ऑलरेडी। हमने अभी 10 दिन से यहाँ पे ये पंप लगाए हुए हैं
डल डेवलपर्स कॉलोनी रखारत बेमिना की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर वो लोग रिहाइश पजीर है जो डल में रह रहे थे और इनको वहाँ से रिहेबिलिटेट करके जो है रखारत बेमिना कॉलोनी में लाया गया है और इनसे जो इनको जो आश्वासन दिए गए थे डेवलपमेंट के हिसाब से, यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि वो जो आश्वासन है वो जू के तू है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ जो भी वादे उस वक्त किए गए वो वादे वफा नहीं हुए। इनका ये कहना है कि यहाँ पर बेशतर सूरत हाल जो है वो ख़राब है क्योंकि सड़कों की हालत भी बेहद खस्ता है। साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम की उन्होंने बात की या बिजली की लाइंस की उन्होंने बात की, तो कहा कि सभी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स यहाँ पर है वो फेल दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस डल डेवलपर्स कॉलोनी की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो। डल डेवलपर्स कॉलोनी से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। पुलवामा ज़िले के इलाके में इन दिनों आबपाशी का संगीन संकट दरपेश है। मौसम की तब्दीली और आबी ज़ख़ीरे में पानी की कमी की वजह से किसान अपने खेतों में सींचने में मुमकिन नहीं हो पा रहा, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही खेतों की। पुलवामा एक ऐसा ज़िला है जहाँ धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन मुसलसल खुशहाली और खुश्क साली की वजह से, यानी कि पानी ना होने की वजह से पानी की सतह में नदियों में भी गिरावट है और आबपाशी भी नहीं हो पा रही। इन कई स्कीमों की वजह से चालू ऐसे कई सारे स्कीम जो सरकार की जानिब से किए जाते हैं उन स्कीमों पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार का रुख कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल अब तक पूरे हल नहीं हुए। मैं सरकार और लोकल एमएलए से अपील करूंगा कि वो इन मसलों की तरफ तवज्जो दें क्योंकि ये उनका काम है, वो इसके लिए चुने गए हैं। हमारा काम आवाज़ उठाना होगा, आपके साथ बात करना या किसी दफ्तर में जाके आवाज़ उठाना होगा, लेकिन काम ये सरकार का है और उन एमएलए का है जो इलेक्ट हुए हैं। उनको काम अपना बखूबी करना चाहिए। आज लोग मुसीबत में हैं, उनके साथ खड़े रहें, उनको पानी फराहम करें और बाकी चीज़ों का ख्याल। पहले से लोग हम NGO की तरह काम, अगर आपने देखा होगा, हमारा कोई वो नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर ही नहीं रहे। कटरा महज 2 मिनट की दूरी पर हाईवे तामीर काम चल रहा है और आज सुबह एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। 19 साल का मजदूर नरेश सिंह जो रामबन जिले के संगलदान का रहने वाला था, पोल पर काम करते हुए अचानक नीचे गिर पड़ा और गिरने से उसे गहरी चोटें आई। मौके पर उसकी मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त साइट पर ना तो कोई फर्स्ट एड की गाड़ी मौजूद थी और ना ही कोई मेडिकल टीम। मजदूरों ने बताया कि इतनी बड़ी साइट पर सेफ्टी अफसर तक मौजूद नहीं है, जो कि लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल है। हादसे के बाद साथी मजदूरों में गुस्सा, बेचैनी साफ तौर पर देखी गई और मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डालने के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। साफ तौर पे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और मरने वाले परिवार को एक हादसे की जानकारी दी गई है। उधर किश्तवाड़ जिले के तहसील पाडर के साजिर इलाके में बादल फटा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हादसे के फौरन बाद इंतजामिया ने पहले से ही जारी एडवाइजरी को दोहराया और इसमें लोगों से दरख्वास्त की गई कि नाले और पानी के बहाव के आसपास न जाएं, तो हालात पर काबू पाने और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए SDRF पुलिस सिविल इंतजामिया की टीम मौके पर तैनात है। जम्मू में जॉब स्कैम का शिकार हुए लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। SSP जम्मू जोगेंद्र सिंह ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नवंबर 2024 से जुड़े हुए इस मामले में 17 शिकायतें करने वालों को कुल 75 लाख रुपए की रकम लौटाई गई। पुलिस लाइन में हुए इस प्रोग्राम में SSP के साथ सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत हुई है। पहली बार इस नए कानून के तहत जॉब फ्रॉड के मुतासिरीन को सीधे तौर पर रकम लौटाई गई। गौरतलब यह है कि 2024 में सामने आए इस जॉब स्कैम में कुल 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। कई मुतासिरीन ने जम्मू में अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान मुलजिमीन से 75 लाख रुपए वसूले गए, जबकि बाकी की रकम मुलजिमीन की प्रॉपर्टी नीलाम करके वसूल की गई। ये पहल न सिर्फ BNS कानून के तहत एक मिसाल बनी, बल्कि ऐसे मामलों में पुलिस की सख्त और कार्रवाई की वजह से मुमकिन हो पाया।
तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मामले जो ठगी के दिखाई दिए। ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर के पैसे बटोरे गए और उसकी बुनियाद पर कई जगह पे कार्रवाई भी हुई, लेकिन उन कार्रवाइयों का कोई नतीजा नहीं था। नए कानून के तहत जहां पे भी इस तरह की शिकायतें मिली, फौरी तौर पे उन लोगों को पकड़ा गया और उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसे लेकर के जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनको पैसे दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत पहली दफ़ा एक ऐसा मामला जो है उसमें जो शिकायतकर्ता थे उन्हें धनराशि लौटाई है, जिसमें कि उनको नौकरी के नाम पर जो है ठगा गया था। एक व्यक्ति ने खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल के खुद को रिप्रेजेंट किया और सरकारी नौकरी जो देने के एवज में लोगों से पैसे जमा किए। मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति है जिन्होंने कंप्लेंट दायर की थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल। राहुल, क्या बोल के उस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए थे और कितने पैसे आपने दिए थे? सर पैसों का तो लेन देन मुझे नहीं पता था, ये किसी रिलेटिव के थ्रू चल रहा था। ओके, तो कितने पैसे थे? नहीं पता सर, पैसों का नहीं पता। तो किस महकमे में पोस्ट थी? उसने बताया था कि एमओडी में जो है हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी उसमें आपको वो करेंगे। हाँ। तो मुझे तब पता चला जब मुझे फ्रॉड ईमेल रिसीव हुई, तब मुझे पता चला गया। तो मैंने घर वालों को बोला कि भी शायद फ्रॉड भी हो सकता है, ये अभी आप यकीन मत कीजिए। आपने अपनी तरफ से उन्होंने कुछ पैसे लिए होंगे, कितने पैसे दिए थे आपने? सर वो मुझे आपको नहीं पता। और आपके साथ कितने लोग थे जिन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट्स की थी? कितने लोग? 25-26 लोग थे जो उसके जांच में आए हुए हैं। तो मतलब पहली दफ़ा ये जम्मू कश्मीर पुलिस में ऐसा केस है कि लोगों और आपको ये चेक आज मिला है? जी। कितने का चेक मिला? 4 लाख। 4 लाख का। तो मतलब अभी आपको कितने पैसे रिकवर हुए हैं? आप जैसे 4 लाख आपको मिले हैं तो कितने बकाया रह गए? कोई आइडिया कुछ क्लियर नहीं है। नहीं सर। ये 2023 का मामला है। 23-22 का। उस व्यक्ति से खुद भी मिले थे आप लोग पर्सनली? नहीं मिले थे। तो जब आप सभी कंप्लेनेंट एक साथ इकट्ठे हुए थे, इंडिविजुअली आपको पता चला कि नहीं? हमको इंडिविजुअली ही हुआ था ये कि सबको एक एक करके ही बुलाया गया था। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं आगे। तो आपको लगता है भारत न्याय संहिता के तहत जो पहली दफ़ा ही आपको इस तरह से कोई स्कैम हुआ, जॉब स्कैम, उसके बाद व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे पैसे रिकवर किए गए और वापस लौटाए भी गए बड़े सारे लोगों को, आपको लग रहा है कि इस तरह के इनिशिएटिव से लोग जो है ये लगेगा कि आगे कभी ठगी होगी तो कुछ ना कुछ वापस ज़रूर मिल जाएगा? जी सर, होना चाहिए सर। यही है कि पढ़े लिखे लोग, यही है कि इस झांसे में ना हो। सर मैं तो खुद इस झांसे में नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब ये होगा। लेकिन आप खुद युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या मतलब जब फ्रॉड हुआ तो फिर मुझे खुद नहीं पता था सर कि मैं फ्रॉड हो रहा है। हाँ। मैं तो उस टाइम स्टडी कर रहा था सर, मुझे कोई पता नहीं है इसके बारे में। ज़्यादातर लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं जो जॉब के लिए इसमें जितने भी थे, जो मतलब इस केस में थे। जी। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ऑलरेडी जो लोग स्कैम्स जिनके साथ हुए हैं उनको काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है आज पुलिस द्वारा जो है वो रिटर्न किया गया है। सर मुझे बताइए, हम देखते हैं कि जो स्कैम्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, इसमें ज़्यादातर जो रिटायर कर्मी हैं, चाहे वो सेना के हों या फिर महकमे हों, अलग वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके झांसों में लोग आ जाते हैं। नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है। ये केस तो एंटायरली डिफरेंट केस है। इसमें एक इंडिविजुअल जो है, जो कोई भी जॉब वगैरह नहीं करता है, उसने अपने आप को इम्पर्सोनेट करके कि मैं आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हूँ, मैं आपकी जॉब लगा सकता हूँ, उस तरीके से उसने लोगों को ड्यूप किया। तो उसके झांसे में आके लोग फंस गए और उसको काफ़ी सारा पैसा जो है दिया गया। उस पैसे से उसने प्रॉपर्टी रेज करने की कोशिश की। जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो हमने उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस चीज़ को सॉल्व किया, उसको लिंक किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज में ये प्रोविज़न है कि जो विक्टिम है उनका पैसा अगर कहीं फंसा है, अगर आप उसको रिकवर करते हैं तो उन्हें बांटा जा सकता है। सो दैट कि जो एक गवर्नमेंट का प्रोविज़न है इन लॉज में कि विक्टिम सेंटरिंग रिफॉर्म्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, उसको जो है विक्टिम तक पहुँचाया जाए। तो वो एक काम जो है आज आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में ये फर्स्ट इंसिडेंट है इस तरह का काम हुआ है और जम्मू पुलिस ने ये फर्स्ट टाइम किया। आपने खुद कहा कि व्यक्ति ने बताया मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हूँ, ऐसे बड़े सारे लोग जो हैं ये अपने खुद को ऑफिसर बताते हैं वो महकमे से, वहीं से लोग जाल में फंसते हैं। अब लोगों को क्या अपील करेंगे? क्या मेरा ये अपील रहेगा कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान है जिसको दुनिया का पता नहीं है। आज बहुत जनता जो है अवेयर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फंसता मुझे लगता है वो बेवकूफ़ है। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी के झांसे में आने से पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये आदमी जो है अगर हमारे थ्रू वेरीफाई करना चाहते तो हमारे पास भी आके ये चीज़ें वेरीफाई कर लेनी चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।